ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Innocent Villain and this story is begin from chapter 6 to 10 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। वही दूसरा लैपटॉप की स्क्रीन पर ये सब देख रहा था। इस समय उसकी नीली आंखें बेहद भयानक हो चुकी थी। उसके हाथों की नसें साफ साफ दिख रही थी। वह गहरी सांस लेकर अपनी टाई को लूज करने लगता है। यह कोई और नहीं विरांश है, जिसने आस्था के पीछे अपने फीमेल बॉडीगार्ड्स लगाए हुए थे जो कॉलेज के साथ आस्था पर भी नजर रख सकें। वही विरांश जब आस्था को माहिर के साथ इतना नजदीक देखता है तो उसके हाथों की नसें दिखने लगते हैं। वह टाई को लूट करके अपने शर्ट के 2 बटन खोल देता है और एक गहरी सांस लेकर सिगरेट को निकालकर उसे पीने लगता है। सिगरेट के कश लेते हुए हो सिर्फ और सिर्फ आस्था की तस्वीर को देख रहा था। इस समय विरांश का चेहरा देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या सोच रहा है। वह अपनी नीली आंखों से सिर्फ और सिर्फ आस्था को देख रहा था, जो माहिर के साथ हंस हंसकर बात कर रही हैं। ये देखकर विरांश, जो सिगरेट पी रहा था, उस सिगरेट को अपने हाथों में लेकर मसने लगता है। इससे उसका हाथ तो जल जाता है, पर उसे यह महसूस नहीं होता। वह सिगरेट को ऐसे मसल रहा था जैसे किसी का गला हो। विरांश आस्था के चेहरे को लैपटॉप स्क्रीन पर जूम करके उसके चेहरे को छूते हुए अजीब मुस्कुराहट लिए लगता है। तुम्हें अभी तक मुझसे डर नहीं लगा है, इसलिए तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर कर दिया। अब मुझे इग्नोर करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी बेबी डॉल। अब तुम मेरी डार्क साइड देखोगे, जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, पर तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया। तुम डर को बेहद नजदीक से देखोगी कि डर क्या होता है। ये तुम्हें अब पता चलेगा। उससे पहले तुम्हें छूने वाले को सजा तो देनी पड़ेगी ना। एक को तुमने दे दी, एक को मुझे देना है, पर तुम्हारे देने में और मेरे देने में बहुत फर्क है बेबी डॉल। फिर आस्था के होठों को छूते हुए साइको वे में, अब बहुत जल्द हमारी दूसरी नो तीसरी मुलाकात होगी। बिकॉज दूसरी तो तुम्हारे लिए और तीसरी मेरे लिए, जिसमें तुम डर के बेहद नजदीक जाने वाली हूँ। तुम्हारे अंदर मेरे लिए डर पैदा होगा। सोचा था कुछ दिन अच्छे से जी लो, पर शायद तुम्हें मेरी शरीफी अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर की सजा तो मिलेगी ना। फिर विराज लैपटॉप स्क्रीन को बेहद नजदीक लाकर आस्था के होठों पर अपने होठ रखकर उसे महसूस करते हुए अजीब तरह से रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी डॉल, इतना कहकर विरांश जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी। वही सामने बैठा टाइगर एंड ड्राइवर, दोनों के चेहरे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। विरांश के हंसी की उन दोनों के कानों में डर पैदा कर रहे थे, जिससे वह दोनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं फिर बाहर देखने लगते हैं। कॉलेज ऐसे ही बातें करते करते शाम का वक्त हो जाता है। आस्था और माहिरा दोनों ही अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। अपार्टमेंट में आकर माहिरा और आस्था दोनों ही फ्रेश होकर किचन में चले जाते हैं। दोनों ही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगती है। बीच बीच में दोनों की मस्ती स्टार्ट की थी। रात के खाने के बाद आस्था अपने रूम में आ जाती है। वह रूम में आकर पूरे रूम को देखने लगती है। उसे अजीब तो लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह ज्यादा ध्यान ना देकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है। वही विरांश अपने बिस्तर पर लेटा आस्था को देख रहा था, जो किसी बिल्ली की बच्चे की तरह सो रहे थे। विरांश आस्था को देखकर एक गहरी सांस लेता है और वह खुद भी आस्था को देखकर सो जाता है। सुबह का वक्त जब आस्था फ्रेश होकर हॉल में आ जाती है तो माहिरा को परेशानी में देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माहिरा इतनी परेशान क्यों है। आस्था माहिरा की तरफ चली जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर परेशानी भरी आवाज में, क्या हुआ दी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो। माहिरा आस्था की तरफ देखकर परेशानी भरी आवाज में, माहिर का एक्सीडेंट हो गया है कल रात, वह अभी हॉस्पिटल में है। आस्था हैरानी से, क्या, कैसे हुआ और आपको कैसे पता। माहिरा गहरी सांस लेकर आस्था को सोफे पर बैठा कर, मुझे अभी कुछ ज्यादा पता नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाए, हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज कॉलेज हम नहीं जा रहे हैं। आस्था माहिरा की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाकर तैयार होने चली जाती है। दोनों ही कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दी ओबरॉय हॉस्पिटल। आस्था और माहिरा दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वह दोनों रिसेप्शन पर माहिर का रूम नंबर पूछते हैं और दोनों माहिर से मिलने के लिए चली जाती है।
आस्था और माहिरा दोनों ही माहिर के रूम में आ जाते हैं तो देखते हैं माहिर के एक हाथ को प्लास्टर लगाया हुआ था, दूसरे हाथ को पट्टी बंधी हुई थी, उसके सर पर भी पट्टी बांधी हुई थी। दोनों माहिर को ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं, उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। माहिरा माहिर की तरफ आकर परेशानी भरी आवाज में, माहिर क्या हुआ ये सब और तेरा ध्यान कहाँ पर है ये बता मुझे। माहिरा को समझाते हुए, कुछ नहीं यार, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वह ट्रक सामने से आ गया और दोनों ही रास्ता ब्लॉक हो गया तो गलती से एक्सीडेंट हो गया, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा लगा है। आस्था अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूम आवाज में, ये थोड़ा सा है भाई, तुम्हें कितना लगाए है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा है, आपको दुख नहीं रहा है, मुझे तो एक सुई से इतना डर लगता है और तुम्हें तो प्लास्टर लगाया है तो कितना दर्द होता होगा। माहिर आस्था को देखकर उससे अपनी तरफ आने का इशारा कर देता है तो आस्था उसके नजदीक चली जाती है। माहिर आस्था का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से, क्यूटी पाई, इतना नहीं लगा है मुझे, बस थोड़ा सा है, और दर्द की बात है तो तुम जानती नहीं हो, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। माहिर की बात सुनकर आस्था अपनी आंखें छोटी करती है और उसके कंधे पर मार देती है, जिससे माहिर की आह निकल जाती है। तो आस्था अपनी आंखें रोल करते हुए, क्या हुआ, दर्द हो रहा है, अभी तुमने ही तो कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो अब क्या हुआ। आस्था की बात सुनकर माहिर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, फिर दोनों ही जोर से हंसने लगते हैं। तब तक आंचल, अवनी और अर्जुन आ चुके थे, वह तीनों माहिर और आस्था को हंसते हुए देख रहे तो वही माहिरा उन दोनों को देख रही थी। तभी अर्जुन आस्था और माहिर को देखते हुए, अरे हमें भी बताओ कि किस बात पर इतना हंस रहे हो, हमें भी थोड़ा हंसाओ। इस पर आस्था माहिर को देखते हुए, कुछ नहीं माहिर भाई ने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता तो मैंने हल्का मार दिया, तो कहते कहते हो आंख मार दी, जिससे अर्जुन भी हंस पड़ा। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद आस्था और माहिरा वह से निकल जाती हैं, माहिर के रूम से निकल जाती हैं। तभी उन्हें मीरा जी नजर आ जाते हैं। आस्था और माहिरा दोनों एक दूसरे को देखती हैं। आस्था माहिरा की तरफ देखकर, ये तो मीरा आंटी है ना, ये यहाँ पर क्यों आई है। माहिरा मीरा जी की तरफ देखते हैं, फिर आस्था की तरफ देख, वह शायद उस दिन उनको लगा होगा इसी वजह से आई होगी, चल देखते हैं। दोनों ही अपना सर हाँ में हिलाकर मीरा जी की तरफ चली जाती हैं, जो एक रूम में जा रही थी। तभी पीछे से माहिरा और आस्था दोनों ही आ जाते हैं। माहिरा और आस्था दोनों ही एक साथ, आंटी आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। मीरा जी आस्था और माहिरा की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखकर हैरानी से, तुम दोनों यहाँ पर, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। आस्था और माहिरा दोनों सर हाँ में हिला देती है तो माहिरा कहना स्टार्ट कर देती है, वह मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे ही मिलने आए थे, और आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। मीरा जी दोनों की तरफ देखकर, कुछ नहीं बेटा, वह तो 3 दिन से चक्कर आ रहे थे तो इसी वजह से मैं आए थे। आस्था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप अकेली आई हो यहाँ पर, क्या कोई नहीं है आपके साथ। मीरा जी आस्था और माहिरा को अपने साथ बेड पर बैठाकर मुस्कुराते हुए, नहीं मेरा छोटा बेटा मेरे साथ आया है। आस्था में मीरा जी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए, आपके कितने बेटे हैं आंटी। आस्था की बात सुनकर मीरा जी एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर आस्था के बालों पर हाथ फिर आते हुए, बेटा मेरे 2 बेटे हैं, छोटा बेटा है जो मेरे साथ यहाँ पर आया है, वह भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। आस्था अपन सर हाँ मिलाते हुए, और आपका बड़ा बेटा वह कहाँ पर है, वह नहीं आया आपके साथ। मीरा जी कुछ सोचते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, वह हमारे साथ नहीं रहता है। आस्था मीरा जी की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके, क्यों। माहिरा ये सब देख रहे थे, उसने मीरा जी का चेहरा देख लिया था, उनकी आंखों में दर्द हो साफ साफ नजर आ रहा था उसे। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मीरा जी दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, नफरत करता है वह मुझसे, मेरे नाम से उसे नफरत है, यहाँ तक कि मेरे छूने से भी, कभी मुझे देखा भी तो अपना रास्ता बदल देता है, इतनी नफरत करने लगा है मुझसे, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती तुम्हें। मीरा जी की बात सुनकर आस्था अपनी आंखें छोटी करके मासूम पर गुस्से भरी आवाज में, क्या आपका बेटा पागल वागल है क्या जो आपसे नफरत करता है। कोई कैसे अपनी माँ से इतनी नफरत कर सकता है, मुझे लगता है ना उसका दिमाग सटका हुआ है, आपने एक बार ना डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा दो उससे। आस्था की बात सुनकर मीरा जी उसके गालों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने अपने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी, पर मुझे क्या पता था कि मेरा गुस्सा उसकी नफरत में बदल
जाएगा, वह भी इस हद तक कि मेरा बेटा मुझसे ही नफरत करेगा। तुम्हें एक बात कहूँ बेटा, गुस्सा को हम मिटा सकते हैं पर नफरत को कभी भी नहीं मिटा सकते। अगर वह नफरत हद से बाहर हो जाए तो तुम चाह कर भी नहीं मिटा सकते। इतना कहकर मीरा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों के कोनों से आंसू आ जाते हैं तो आस्था बड़े प्यार से उनके आंसू पूछ लेती है। मीरा जी को रोते हुए देखकर आस्था को बहुत ही बुरा लगता है, तो वह मीरा जी के सीने से लग जाते हैं। तो वही मीरा जी भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। मीरा जी एक हाथ से माहिरा को बुला लेती है, माहिरा भी मीरा जी के गले लगा लेती है। तब भी रूम का दरवाजा खुल जाता है। मीरा जी ऐसे ही आस्था और माहिरा को गले लगा लेती हैं तो उन्हें एक राहत और सुकून दोनों ही मिल जाता है। तब भी रूम का डोर खुल जाता है और उसमें से मीरा जी का छोटा बेटा आ जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है वैसे ही तीनों डोर की तरफ देखने रखते हैं, जहां तीनों के ही एक्सप्रेशन अलग अलग है। एक तरफ मीरा जी के चेहरे पर खुशी थी तो दूसरी तरफ आस्था के चेहरे पर कंफ्यूजिंग थे और साथ ही माहिरा के चेहरे पर हैरानी के साथ उदासी भी थी। सामने और कोई नहीं मोक्ष है जो एक पल के लिए हैरान हो जाता है पर दूसरे ही पल माहिरा की तरफ को देखता है तो वह कुछ नहीं कहता और अपनी माँ मीरा जी की तरफ चला जाता है। मीरा जी मोक्ष की तरफ देखते हुए आस्था और माहिरा से, आस्था और माहिरा यह मेरा छोटा बेटा मोक्ष। फिर मोक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वह मोक्ष बेटा, मैंने तुम्हें बोला था ना स्टेशन पर मेरी बैग चोरी होने से बचाने वाली बहादुर शेरनी। आस्था की तरफ इशारा करते हुए, ये है आस्था और यह उसकी बहन माहिरा, दोनों ही बहुत प्यारी है। तभी आस्था मोक्ष को देखकर अपने सर पर 2-3 बार टैप करते हुए लगता है, मैंने ना आपको कहीं देखा है। फिर जल्दी से बच्चों की तरह चिल्लाकर, हाँ अब याद आया मुझे, आप तो हमारे ही कॉलेज में पढ़ते हो। मोक्ष आस्था को देखता है जो किसी बच्चों की तरह आंखों में चमक ले उसे देख रही थी, जैसे उसे कोई कीमती चीज याद आ गई हो। वह उसके बालों पर हाथ पर रहते हो। यस क्यूट टेडी बेयर, मैं तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। पता नहीं था कि मेरी माँ को बचाने वाली बहादुर शेरनी इतनी क्यूट होगी। इस पर मीरा जी मुस्कुराते हुए है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर इसी वजह से मेरी माहिरा बेटी बहुत परेशान होती है, इसकी मासूमियत की वजह। इस पर मोक्ष कुछ नहीं कहता तो आस्था अपने चेहरे को अपने हाथों में लिए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक्टिंग करते, हाँ वह तो है, मैं इतनी खूबसूरत हो कि मैं क्या करूं। आस्था की एक्टिंग देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी मोक्ष आस्था को देखकर, हाँ खूबसूरती तो तुम हो टेडी बेयर, पर साथ ही साथ इतनी शैतान भी तुम हो। कॉलेज में तुम्हारे ही बारे में चर्चा हो रही है, आते ही तुमने उस अथर्व राणा को अच्छी तरह से मजा चखा दिया, बेचारा कभी तुमसे पंगा ही नहीं लेगा। इस पर आस्था मुंह बनाकर, हर कोई मुझे उसके बारे में क्यों बता रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वैसे भी उसने ही मुझसे पंगा लिया था, मैंने नहीं कुछ किया। जो भी हुआ है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिर दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर ये दुनिया ना मुझ जैसी मासूम को बिना बात के ही बदनाम कर देती है। देखो मेरे चेहरे को, मेरे चेहरे से मैं लगती हूँ शैतान, मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ। आस्था की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी माहिरा आस्था के कान खींचते हुए, हाँ तुम तो इतनी मासूम हो कि कोई अगर तुमसे पंगा भी ले तो तुम इतनी शरीफ हो कि उसे पीटे बिना वापस ही नहीं आती हो। ये लोग भी ना सच में तुम्हें बिना बात के ही बदनाम करते हैं। सही कहा ना आंसू, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मीरा जी दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए, सच में तुम दोनों किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आराम के साथ ला सकती हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ, अब वह कैसे, ठीक तो है ना? इस पर माहिरा बड़े प्यार से, हाँ वह ठीक है, बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अभी हॉस्पिटल में है। तभी आस्था जल्दी से दी, माहिर भाई का एक्सीडेंट छोटा नहीं है, बड़ा हुआ है, कितनी लगी है भाई को? माहिर का नाम सुनकर मोक्ष के हाथों की मुट्ठी बन जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर अपना चेहरा फेर लेता है, जिससे कोई भी मोक्ष के चेहरे के भाव नहीं देख पाता। वही माहिरा आस्था को समझाते हुए, आंसू माहिर के लिए यह नई बात नहीं है, तुम्हें पता माहिर बाइक रेसिंग भी करता है, जिसकी वजह से कभी कभार उसे लग भी जाती है। तुझे मैं 1 महीने की पहले की बात बताती हूँ, उस टाइम तो माहिर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, फिर भी डॉक्टर ने उसे 1 मंथ के लिए आराम करने के लिए कहा था। ये बंदा 20 दिन के बाद कॉलेज आ गया। तू सोच माहिर को कितना दर्द होता होगा। आस्था माहिर की बात सुनकर जोर जोर से तालियां बजाते हुए खुशी के साथ, मतलब भाई बाइक रेसिंग करते हैं? OSMMM, मुझे भी बाइक रेसिंग सीखनी है, मैं भी भाई से ही सीख लूंगा। फिर
माहिरा एक गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और सिखाने की बात तो माहिर बहुत अच्छे से मैं बाइक सिखा सकता है, क्योंकि मुझे भी उसी ने ही कार चलाना सीखा था, वह बहुत अच्छा टीचर है। माहिर की तारीफ सुनकर मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जैसे तैसे खुद को शांत करते हुए मीरा जी की तरफ देखकर, माँ आप आ जाओ, मैं कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है वह करके आता हूँ। फिर आस्था के सर पर हाथ रखकर उसे से लाते हुए, हे टेडी बेयर, तुमने माँ को लेते आना, मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ। इस पर आस्था मुस्कुराते हुए अपना सर हम हिला देती है। मोक्ष एक नजर माहिरा को देखता है जो सर नीचे किए हुए खड़ी थी। उसे देखकर मोक्ष एक गहरी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वही मोक्ष के जाने के बाद माहिरा उसे जाते हुए देखती, तभी उसे आस्था की आवाज आ जाती है, तो दोनों ही मीरा जी को लेकर नीचे चले जाते हैं। नीचे आकर माहिरा को मोक्ष दिखता है जो किसी के गले मिलकर वहां से उनकी तरफ आने लगता है। माहिरा मोक्ष को एक नजर देखती है, फिर अपनी नजरें फेर लेती हैं, और यह मोक्ष ने देख लिया था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह मीरा जी की तरफ आकर उन्हें पकड़ने लगता है। इस पकड़ने के चक्कर में मोक्ष और माहिरा के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, तो माहिरा अपना हाथ जल्दी से पीछे ले लेती है, जिससे मोक्ष अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ से कर लेता है और एक गहरी सांस लेकर मीरा जी को सहारा देकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। कार के सामने खड़ी होकर माहिरा और आस्था दोनों ही मीरा जी के गले लग जाती है, तो मीरा जी बारी बारी से आस्था और माहिरा के माथे को चूम लेते हैं। वही साइड में खड़ा मोक्ष ये सब देख रहा था। मीरा जी दोनों का ही एक एक हाथ पकड़कर बड़े प्यार से दोनों पर हक जताते हुए, तुम दोनों को ही मेरे घर पर डिनर के लिए आना है, और वैसे भी मोक्ष तुम्हारे कॉलेज में है, तो एक दिन तुम उसके साथ तब हमारे घर पर आओगे, और यह मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। आस्था और माहिरा दोनों ही अपना सर हम हिला देते हैं, तो वही मोक्ष आस्था के गालों को खींचते हुए, टेडी बेयर हम कल मिलते हैं, और अपना ध्यान देना, वैसे भी तुम्हारी शैतानियां बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है, तो कुछ हम दोनों भी कर लेंगे, आज से तुम दोस्त कम क्राइम पार्टनर ज्यादा बनोगी मेरी। आस्था मोक्ष के बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे सैल्यूट करके, यस मिस्टर क्राइम पार्टनर। इस पर सभी मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ही देर बाद मीरा जी और मोक्ष दोनों ही चले जाते हैं। तभी माहिर को किसी का कॉल आ जाता है। कुछ देर बात करने के बाद माहिरा आस्था की तरफ देखते हुए परेशान भरी आवाज में, आंसू सुनना, मुझे बैंक जाना पड़ेगा, तो एक काम कर दे, या से टैक्सी ले और घर पर जा। आस्था ज्यादा कुछ ना बोलकर अपने सर हाँ में हिला देती हैं। तभी वहां पर एक टैक्सी आकर रुक जाती है। माहिरा आस्था को अपने गले लगाकर उसके माथे को चूमकर उसे टैक्सी में बैठा देती है। जैसे से आस्था की टैक्सी वहां से जाती है, वैसे वैसे माहिरा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, पर वह ज्यादा ध्यान ना देकर अपनी कार में बैठकर बैंक की तरफ चली जाती हैं। वहीं आस्था टैक्स में बैठ जाती है और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। वह ज्यादा ध्यान ही नहीं देती कि टैक्सी कहां पर जा रही है। वहीं वह टैक्सी ड्राइवर अपने मोबाइल को निकाल कर कुछ टाइप करता है। सामने वाले का मैसेज आता है, तो वैसे ही वह अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और कार में एक धुआं फैल जाता है। उस धुआं की वजह से आस्था को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, वैसे ही वह बेहोश हो जाती है। वहीं वह टैक्सी ड्राइवर पार्टीशन ऑन कर देता है और वहां से एक सुनसान जगह पर कार ले जाने लगता है। 3 घंटे बाद आस्था जब अपनी आंखें खोलती है, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसका सर उसे भारी जैसा लगने लगता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। वह अपनी अध खुली आंखों से सामने एक आदमी को देखती है, जिसके हालत उसे सही नहीं लगती। आजू बाजू उसके खून नजर आने लगता है। उसे वह साफ तो देख नहीं पा रही थी, पर खून को वह अच्छे से देख रही थी। आस्था एक गहरी सांस लेती है और खुद को होश में लाने का ट्राई करने लगती है। वह जैसे तैसे करके होश में आ जाती है, तो खुद को एक केज में पाती है, तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर यहाँ पर कैसे है। वह पूरी जगह को देखती है तो उसे अजीब लगने लगता है। वह थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसे याद आ जाता है कि वह बेहोश हो चुकी थी, और उसके बाद क्या हुआ वह होश याद नहीं आ रहा था। आस्था सोच रही थी कि तभी उस आदमी की दर्द भरी आवाज उसे सुनाई देती है, जिससे वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वह उस आदमी की मदद करने के लिए उतने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से 2 शेर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आस्था के चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब
क्या करें। वही वह दोनों शेर उस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे। एक ने उसके सर पर हमला किया तो दूसरा उसके पैर पर हमला कर रहा था। दोनों उस आदमी को नोच कर खा रहे थे, जिससे वह आदमी चिल्ला रहा था। उसकी आवाज से उस चारदीवारी में गूंज रही थी, जो बेहद भयानक लग रही थी। वही आस्था उस आदमी की भयानक चीखें सुन खुद भी चिल्लाने लगती है। उसे बहुत डर लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके सामने वह शेर एक आदमी को बेरहमी से खा रहे थे और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे उन दोनों शेर को देखकर बहुत डर लग रहा था। आस्था उन दोनों शेरों को देखकर रोते हुए चिल्लाकर, देखो मेरे पास मत आना, देखो मेरे पास मत आना, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। पापा मम्मी कोई तो मदद करो मेरी, कोई है यहाँ पर, कोई है, मदद करो मेरी, कोई है यहाँ पर। कहते कहते आस्था जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही साथ वह रो रही थी। उसकी हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। वही वह दोनों शेर उसे देखकर दहाड़ रहे थे, जिससे आस्था की हालत और भी खराब हो रही थी। आस्था के हाथ पर पूरी तरह से सुन हो चुके थे। वह सहम जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही वह दोनों शेर आस्था के दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। केज में होने की वजह से वह दोनों शेर सिर्फ बाहर से आस्था को देखकर दहाड़ रहे थे, साथ ही अपने पंजे को मार रहे थे, जिससे आस्था और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं सकती। तभी पीछे दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक शख्स अंधेरे में खड़ा होकर तालियां बजाते हुए मुस्कुराकर, वेलकम टू माई वर्ल्ड बेबी डॉल। आस्था जैसे ही किसी का आवाज सुनती है तो वह उस तरफ देखने लगती है। इस समय अंधेरा होने की वजह से उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उस शख्स को देखकर आस्था को ऐसा लग रहा था कि उसने उससे कहीं देखा है, ऐसा उसे एहसास होता है। वही वह शख्स अंधेरे में खड़े होकर उन दोनों शेर को देखकर गहरी आवाज में, व्हाट आर यू डूइंग बेबीज, योर मामा इज स्कैर्ड। जैसे ही उस शख्स की बात वह दोनों शेर सुनते हैं तो वह दोनों शांत हो जाते हैं। जैसे कि वह शख्स कह रहा था वह शेर समझ में आ जा रहा हो। वह दोनों केज से थोड़ा दूर होकर आस्था को देखने लगते हैं। वही आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह उस शख्स को देखना चाहती है, पर अंधेरा होने की वजह से वह दिख नहीं रहा था। वहीं वह शख्स अंधेरे से बाहर आकर आस्था की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आस्था उस शख्स को देखती है तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि उसने इस शख्स को कहाँ देखा है। फिर उसे याद आता है कि होटल में उसने इसी शख्स की तो मदद ली थी, पर वहाँ ये पर क्या कर रहा है और उसे यहाँ पर क्यों लाया है, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। आस्था उस शख्स को देखते हुए, आप तो वही है ना जिसने मेरी होटल में मदद की थी, तो आपने मुझे ये पर क्यों लाया है और यह सब क्या है। ये शख्स और कोई नहीं विरांश है, जो शैतानी मुस्कुराहट लिए आस्था को देख रहा था। तभी एक आदमी एक चेयर लेकर आस्था के केज के सामने रख देता है। वही विरांश उस चेयर पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाले उस बैठ जाता है। इस समय उसके लेफ्ट हैंड फिंगर में जो ब्लैक ईगल एंड टाइगर कॉम्बो रिंग पहने हुए थी, उसे वह गोल गोल घुमा रहा था। इस समय विरांश का चेहरा इमोशनल लेस दिख रहा था। वही उसके दोनों शेर भागकर विरांश के लेफ्ट एंड राइट साइड खड़े हो जाते हैं और अपना सर विरांश के पैरों में रगड़ने लगते हैं, जिससे विरांश उन दोनों शेरों के सर को सहलाने लगता है। आस्था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ये सब देख रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्यों लाया गया है। ऊपर से ये दोनों शेर ऐसे बिहेवियर कर रहे जैसे कोई डॉग हो। 10 मिनट पहले यही खून के प्यासे शेर अब एक भीगी बिल्ली बन चुके थे। इस आदमी के सामने आस्था इतना तो समझ आ चुका था कि सामने बैठा शख्स बहुत ही खतरनाक है। आस्था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके डरी हुई आवाज में, आखिर तुम कौन, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तुम कैसे किसी आदमी को मार सकते हो, तुम्हें इंसान होकर दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकते हो। विरांश आस्था की बात सुनकर क्रीपी स्माइल लिए, क्योंकि आई एम अ विलन, और सबसे बड़ी बात मैं कौन हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। और तुम्हें यहाँ पर लाया किसके लिए है, ये भी अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब भी तुम्हें वक्त के साथ मिल जाएगा। और कोई सवाल है तो पूछ सकती हूँ। आस्था विरांश की बात सुनकर अपने डर को खुद में समेटे गुस्से भरी आवाज में, आखिर तुम कैसे किसी इंसान को मार सकते हो और मुझे यहाँ पर क्यों लगाया गया है, ये तो मुझे पता होना चाहिए। सब कुछ तुम वक्त वक्त पर छोड़ रहे हो तो मुझे क्या पता चलेगा अभी। आस्था आगे कुछ बोल पाती थी, तब भी वह दोनों शेर दहाड़ में लगते हैं, जिसकी वजह से आस्था की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है।
वहीं विरांश दोनों शेरों के बालों को सहलाते हुए, बेबीस मामा डर रही है ना, ऐसे नहीं चिल्लाते उन पर। मुझे पता है उन्होंने गलती की है, पर सजा तो मैं दूंगा ना। आगे से मेरी बेबी डॉल के ऊपर तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ये प्यारे प्यारे गले आवाज देने लायक नहीं होंगे। समझ में आया गया पापा क्या कह रहे हैं? विरांश की बात सुनकर वो दोनों शेर अपना सर झुका लेते हैं। वहीं विरांश उन दोनों शेरों को देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए, लगता है तुम दोनों को भूख बहुत लगी है, चलो कुछ खा लो। विरांश इतना कहकर कोल्ड वॉइस में टाइगर विरांश की आवाज सुनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस समय उसने अपना सर झुकाए हुआ था। विरांश बिना टाइगर को देखकर अजीब मुस्कुराहट लिए, मेरे बच्चों को भूख लगी है तो उनका खाना कहाँ पर है, तुम्हें पता है ना उन्हें कितना खाना पसंद है? विरांश की बात सुनकर टाइगर अपना सर हमें हिला देता है और अपना मोबाइल निकाल कर कुछ टाइप करने लगता है। 2 ही सेकंड में एक आदमी को 2 बॉडीगार्ड चलाए जा रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उस आदमी को अंदर लाकर घुटनों के बल बैठ आकर उसका काला कपड़ा हटाया जाता है। इस समय उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वही वह दोनों शेर उस आदमी को देखकर दहाड़ने लगते हैं, जैसे कह रहे हो कि हम जाए और उसे खाए। विरांश उन दोनों शेर को देखकर कोल्ड स्माइल के साथ, जाओ बेबीज तुम दोनों अपना खाना कंप्लीट करो, मैं तब तक तुम्हारी मामा से बात कर लेता हूँ। वही आस्था विरांश और वह दोनों शेर को देखते हुए अपनी मन में ही रोकर, आस्था बेटा तुझे अब शांत रहना होगा। अगर गलती से तूने शैतान को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो इस आदमी की जगह तू भी ले सकती है। पहले तू ये सोच कि इस जगह से निकल कैसे जाए, उसके बाद इस आदमी को भर भर के गालियां दे। अब शांत रह और शांति से उससे बात कर। एक तो ये जगह भी अपने डरावनी है, ऊपर से 2 शेर और सामने एक शैतान। ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जो तुझे ऐसा फल मिल रहा है? हे भगवान बचा ले। आस्था ने मन में कहकर रोने सी चेहरा बनाकर विरांश को देख रही थी। वही विरांश आस्था का चेहरा देखता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि आस्था अपने मन में क्या सोच रही है। विरांश एक्सप्रेशन लेस होकर गहरी आवाज में, मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, इन्हें भूख बहुत लगती है, चलो तुम्हारे सवालों पर फुल स्टॉप किया जाए। बेबी डॉल तुम्हारे पास अब 2 चॉइस है। पहली, मेरी इस दुनिया को अपनी दुनिया बना लो, नहीं तो दूसरे तुम्हारी प्यारी बहन जो भी घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? थिंक बेबी डॉल। आस्था एक पल के लिए विरांश की बात सुनकर सुन हो जाते हैं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वह विरांश की बात माने। वह इतना तो जान चुकी थी कि विरांश कोई आम इंसान नहीं है, इसी वजह से वह कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेते, ठीक है, पर तुम मेरे अपनों को कुछ नहीं करोगे? विरांश आस्था की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर, लगता है तुमने अभी तक मेरे बारे में कुछ सुना ही नहीं है, इसी वजह से तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। चलो धीरे धीरे तुम मेरे बारे में जान भी जाओगे और समझते भी जाओगे। ये कहते हैं उस इंसान की चीखें आस्था के कानों में सुनाई देती हैं, तो आस्था उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं जहां वह दोनों शेर उस इंसान को खा रहे थे। ये देखकर आस्था अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस समय उसने अपनी ड्रेस को मुठिया में भर लिया था। उसके चेहरे पर डर से पसीना साफ दिख रहा था। वहीं विरांश आस्था को ऐसे डरा हुआ देख उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने जगह से उठकर आस्था के केज को देखकर, तुम्हें पता है बेबी डॉल, ये केज तुम्हारी सही जगह है, तुम अब ऐसे ही केज में कैद होने वाली हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी मतलब एक विलन की केज में गुजरने वाली है, जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। इतना कहकर विरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले आस्था को देखने लगता है, जिसने अपनी आंखें खोलकर विरांश की नीली आंखों को देख रही थी। विरांश को सोचकर अपना हाथ आगे कर लेता है तो टाइगर उसके हाथों में चाबी का गुच्छा पकड़ा देता है, जिससे विरांश आस्था को केज से बाहर निकलता है। आस्था बिना कुछ बोले खड़ी हो जाते हैं, तो फिर आस्था का हाथ पकड़कर उन दोनों शेरों को अपनी तरफ बुलाता है। वही आस्था जो अभी तक सदमे में थी, जब वह देखती है कि वह दोनों शेर अपनी तरफ आ रहे हैं तो वह जल्दी से विरांश के ऊपर चढ़ जाती है। वह इतनी डरी हुई थी कि वह चिल्लाने लगती है। वही विरांश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे पहले से ही पता था आस्था ऐसा ही कुछ करेगी, इसी वजह से उसने उससे अपनी बाहों में भर लिया और उन दोनों शेरों को अपनी आंखें दिखा दी, जिससे वह शेर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। वही विरांश आस्था को ऐसे ही अपनी गोद में लिए बाहर कार में बैठ जाता है। वही पीछे से टाइगर उसे देख रहा
था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विरांश लड़की को क्यों अपने साथ ले जा रहा है, पर वह कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसी वजह से वह भी सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। कार के अंदर आस्था अभी भी विरांश की गोद में बैठी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे अभी तक उस आदमी की चीखें सुनाई दे रही थी। खुद के कानों में उसने अपना सर विरांश के सीने पर रखा हुआ था। वही विरांश उसके बालों को सहला रहा था, पर उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन देख रहे थे। वह एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए आस्था के बालों को सहला रहा था। वही आस्था कुछ ही देर बाद विरांश की बाहों में सो जाती है। जब विरांश अपने सीने पर गर्म सांसें महसूस करता है तो अपना सर नीचे करके देखता है, जहां आस्था किसी बिल्ली की बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। विरांश एक गहरी सांस लेकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और ऐसे ही उसके बाल सहलाने लगा। इस समय उसने भी अपनी आंखें बंद कर लेते उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सोच रहा हूँ। कुछ ही वक्त एक बड़े से व्हीलर सामने कार आकर रुक जाते हैं। अब तक आस्था जग चुकी थी। आस्था जब व्हीलर के नेम प्लेट पर विलन्स हेल लिखा हुआ देखते हैं तो उसे अजीब लगने लगता। तो आस्था विरांश को देखती है, जो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर आस्था एक पल के लिए डर जाती है। उसकी नीली आंखें आस्था को डराने के लिए काफी थी। उनमें हद से ज्यादा डार्कनेस दिख रही थी, जिससे आस्था को और भी डर लगने लगता है। कुछ ही वक्त बाद एक बड़े से व्हीलर सामने कार आकर रुक जाते हैं। अब तक आस्था जग चुकी थी। आस्था जब व्हीलर के नेम प्लेट पर विलन्स हेल लिखा हुआ देखते हैं तो उसे अजीब लगने लगता। तो आस्था विरांश को देखती है, जो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर आस्था एक पल के लिए डर जाती है। उसकी नीली आंखें आस्था को डराने के लिए काफी थी। उनमें हद से ज्यादा डार्कनेस दिख रही थी, जिससे आस्था को और भी डर लगने लगता है। विरांश आस्था के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि आस्था अभी क्या सोच है। वही विरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में तिरछी मुस्कुराहट लिए, व्हाट हैपेंड बेबी डॉल, लगता है तुम्हें तुम्हारी केज खास पसंद नहीं आई है, पर पसंद आए या ना आए, यहाँ पर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी तो मेरे साथ रहना ही है, तो आदत डालनी होगी। तुम वैसे भी तुम जिस चीज की आदत नहीं डालनी है उसकी तुम आदत तो डालती हूँ, इसकी भी आदत डाल लोगे तुम। विरांश की बात सुनकर आस्था नासमझी में, मतलब मैंने कौन से आदत डाली है। विरांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आस्था का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही आस्था पूरे व्हीलर को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं। उसने ये सब पहली बार देखा था तो उसे ये सब बेहद अलग दिख रहा था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूरी जगह को देख रहे थे। पूरा विला गार्डन के बीचों बीच बना हुआ था, जिसकी वजह से वह विला और भी खूबसूरत दिख रहा था। वही विला के दरवाजे के सामने विरांश आस्था को अपने साथ खड़ा कर देता है। आस्था जब ये देखती है कि वह दोनों दरवाजे पर खड़े हैं तो आस्था अपने आप के बड़ी बड़ी करके विरांश को देखने लगती है। वही विरांश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ टाइगर को कुछ इशारा कर देते हैं, जिससे टाइगर पहले तो हैरान हो जाता है, पर वह कुछ कहता नहीं। वह विला के अंदर चला जाता है। वही आस्था ये सब देखकर अजीब मुंह बनाते हुए विरांश से, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। विरांश आस्था की बात सुनकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी बेहद नजदीक लाकर तिरछी मुस्कुराहट लिया, पहला कदम है मेरे इस हेल में तुम्हारे, तो कुछ तो अलग होना चाहिए कि नहीं, जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। आस्था को विरांश की बातों से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। इस समय विरांश की नीली आंखें उसे बड़ी अजीब तरह से देख रही है, तो आस्था की आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाते हैं, जिसे देखकर विरांश के चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वही 5 मिनट के बाद टाइगर अपने हाथों में कलश लेकर आ रहा था। उसके पीछे से एक ओल्ड मैड हाथों में पानी को बड़ी सी थाली में लेकर आ रही थी। आस्था को ये सब अजीब लग रहा था। वही विरांश अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले ये सब देख रहा था। वही टाइगर दरवाजे पर वह कशल रख देता है। आस्था ये सब देख रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह विरांश को देखकर ये सब क्या है। विरांश आस्था की बात सुनकर उस कलश की तरफ इशारा करते हुए, मैंने सुना है कि शादी के बाद दुल्हन अपने घर में पहला कदम ऐसी ही रस्मों से करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, तुमसे शादी तो नहीं की है पर तुम मुझसे ही तुम जोड़ती हो तो ये रस्म तो बनती है ना। वैसे भी इस हेल में तुम्हारा पहला कदम है और तुम्हें जानना चाहिए कि मैंने इस विला को हेल नाम क्यों दिया। इतना कहकर विरांश कलश की तरफ इशारा कर देता है, जिसे आस्था समझ जाती है। वह बिना कुछ बोले उसका कलश को
अपने दाहिने पैर से आगे कर देती है। जैसे ही वह आगे करती है उसकी आंखें हैरान इससे बड़ी हो जाती हैं। दरअसल उस कलश में कांच के टुकड़े भरे हुए थे जिसे देखकर आस्था सदमे में जा चुकी थी। उसे एक पल के लिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। वह वीरांश को देख रही थी जो उसे ही देख रहा था। आस्था वीरांश की तरफ देखकर डरे हुए आवाज में ये सब क्या है और यह कांच के टुकड़े। वीरांश आस्था को उन कांच के टुकड़ों के सामने खड़ा करके पनिशमेंट बेबी डॉल पनिशमेंट। पहले मेरी बात को नजरअंदाज करने की, दूसरी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, यह दोनों तुमने बहुत बड़ी गलती करती है और अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी ना तुम्हें। चलो शुरू हो जाओ। वैसे भी आगे आगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। वैसे भी तुम्हें हेल आई हूं तो हेल का मतलब तुम्हें समझना चाहिए कि नहीं। चलो। इतना कहकर वीरांश आस्था को देखने लगता है। वही आस्था सिर्फ उनका आज को टुकड़ों को देख रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। कभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा और यह सब इतना भयानक होगा। ये तो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वह वीरांश को देखकर अपना सर ना में हिला रही थी। इस समय उसके आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। उसे देखकर टाइगर और उस मैट को बहुत बुरा लग रहा था। उन दोनों ने ही अपना सर नीचे कर रखा था। वही वीरांश आस्था को अपनी बात ना मानते हुए देखकर चिल्लाते हुए चलो। आस्था वीरांश की आवाज सुनकर एक पल के लिए सहम जाती है। वह डरी हुई आंखों से वीरांश को देख रही थी जो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उससे वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेती है। वह रोते हुए उन कांच के टुकड़ों पर चढ़ने लगती है जिससे उसकी चीखें पूरे हेल में सुनाई देती है। आस्था के चीख सुन टाइगर और उस मैट को तो बुरा लग रहा था, पर वही वीरांश ये सब एक्सप्रेशनलेस होकर देख रहा था। आस्था जैसे तैसे करके उन कांच के टुकड़ों को पार कर दी है और जैसे ही वह पानी की थाली में अपना पैर रखती है तो दर्द से चीखने लगती है, क्योंकि उस पानी में नमक डाला हुआ था जो उसके घाव को और भी जला रहा था। वह चिल्ला रही थी। आस्था वहीं बैठकर अपने पैरों को देखकर रोने लगती है। उसे बेहद दर्द हो रहा था। उसके पैर में जगह जगह घाव लगे हुए थे। वही वह पानी की थाली भी लाल हो चुकी थी, यहाँ तक कि पूरा फ्लो आस्था के खून से भरा हुआ था। वही वीरांश आस्था को देखकर एक गहरी सांस लेता है। वह उसे अपनी गोद में उठाकर बिना किसी पर ध्यान दिया वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इस समय आस्था उसके सीने से लगकर रो रही थी, पर वीरांश को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आस्था के रोने और दर्द से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हूँ। वीरांश इमोशनल लेस होकर आस्था को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है। वही पीछे टाइगर और वह मैट दोनों ही देख रहे थे। वह मैट दिखने में 50 साल की लग रही थी। वही टाइगर उन्हें एक नजर देखकर बाहर से चला जाता है। वही वह मैट गहरी सांस लेकर वहां के सर्वेंट को बुलाकर ये सब साफ करने को बोलती है। फिर कुछ सोचकर किचन की तरफ चली जाती हैं। वही रूम के अंदर अभी भी आस्था के पैरों से खून बहे जा रहा था। वीरांश ने उसे बेड पर बैठा करो खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके पैरों से कांच को निकाल रहा था, जिससे आस्था की चीखें उस कमरे में गूंज रही थी। आस्था ने इस समय अपनी आंखें बंद कर ली होती। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था, पर उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। एक भी बार वो रुके नहीं थे, इतना उसे दर्द हो रहा था। फर्स्ट एड करने के बाद वीरांश इमोशनल लेस फेस लिया। आस्था के गालों को छूते हुए सर्द आवाज में, जिंदगी में कभी भी झूठ और धोखा दोनों ही मुझे मत देना। अगर गलती से ये तुमने मुझे दे दिया। आज सिर्फ टीजर देखा है, फुल मूवी अभी बाकी है। अच्छा होगा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही रहती रहो, नहीं तो मेरा हाथों से बहुत कुछ हो सकता है। वैसे भी तुम्हारी बहन अभी तक घर में है, सुना है तुम्हारा एक परिवार भी है। अगर उसे कुछ हो गया तो इतने तो समझदार हो तुम, अभी तक मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया ही होगा। इतना कहकर वीरांश आस्था के होठों पर अपना अंगूठा रब करके कुछ सोचकर वहां से चला जाता है। वही आस्था वीरांश की बात सुनकर कांपने लगती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से सहमी हुई थी। अब उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में इस समय स्टडी रूम में वीरांश एक के ऊपर दूसरा पर डाले बॉस चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में इस समय फाइल मौजूद थी, तो वही सामने टाइगर अपना सर झुकाए खड़ा था। पूरी फाइल पढ़ने के बाद वीरांश उस फाइल को टेबल पर सीखते हुए सिगरेट के कश लेने लगता है। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। लगा ही था मुझे यह आंखें कभी कुछ भुलाने देती ही नहीं। चलो मेरी बाजार सी जिंदगी में कोई फूल बनकर आए और उस फूल को मैं अपने हाथों से कुचल तो मासूमियत ये बहुत
बड़ी चीज है, हर किसी के पास होती नहीं है, जिसके पास होती है उसे हमेशा दुख मिलते ही हैं। इतना कहकर विरांश अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वही टाइगर एक नजर विरांश को देखता है और वहां से चला जाता है। वही विरांश अपनी आंखें खोलकर ड्रिंक का ग्लास लेकर स्टडी रूम की बनी बालकनी में खड़ा हो जाता है। ड्रैगन के ग्लास को गोल गोल घुमाने लगता है। वह एक्सप्रेशनलेस होकर कुछ दुश्मनी या कर्ज की तरह होती है, जिन्हें निभाने से ज्यादा चुकाना भी पड़ता है। इतना कहकर विरांश अपने हाथों में ड्रैगन को एक झटके में पी लेता है और सामने सूरज की तरफ देखने लगता है। इस समय उसकी नीली आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह उसके चेहरे से पता लगाना नामुमकिन के बराबर है। विलन्स हेल, नाइट 8 PM। मास्टर बेडरूम में आस्था अभी भी अपने पैर को पकड़े रो रही थी। उसे बेहद दर्द हो रहा था। उसे वह पल याद आने लगते हैं जब उसके माँ पापा उसे घुमाने ले गए थे, तब उसे छोटी सी चोट आई थी। वह कितना रोई थी और साथ ही साथ उसके मम्मी पापा भी बहुत रो रहे थे। ये याद आते ही आस्था को और भी रोना आ रहा था। उसे कि माँ और पापा ने उसे एक परी की तरह रखा हुआ था, एक कांच की गुड़िया समझकर, जिसे वह बहुत ही नाजुक तरीके से पाल रहे थे। आस्था अपनी इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो आस्था अपना सर झुकाए हुए बेड पर बैठी रहती है। वही दरवाजे पर वही औरत अपने हाथों में खाने की प्लेट के साथ दवाई भी लेकर आ रही थी। औरत दवाई के साथ उस खाने को भी कॉफी टेबल पर रख देते हैं और आस्था के सामने खड़ी होकर सर झुकाए, मैम प्लीज आप खाना खा लीजिए, बॉस का ऑर्डर है। आस्था अपनी सूजी हुई आंखों से उस औरत को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई आवाज में, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे ये से बाहर निकालने के लिए मुझे नहीं रहना है, ये शैतान के पास ये बहुत ही बुरा है, मुझे बच लीजिएगा प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिएगा। वह औरत आस्था को ऐसे देकर अपना सर ना में ही लाकर खुद ही हाथ जोड़ते हुए, मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकती आपकी मदद। यहाँ पर कोई एक बार आ जाता है तो उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शंस खत्म हो जाता है। ये जगह दुनिया को खुद से अलग कर देती है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस सब की आदत डाल लीजिएगा और किसी से भी यह उम्मीद मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी किसी के सामने हाथ मत जोड़िएगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको कुछ नहीं होगा, पर आप जिसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं वह आपको कभी आपके सामने नहीं मिलेगा। आस्था उस औरत की बात सुनकर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो भी आप यही कहती है, उससे कोई औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है जो किसी दूसरी औरत कहाँ दर्द नहीं देख सकती, बताइए मुझे। वह औरत गहरी सांस लेकर आस्था की बातों का जवाब देते हुए, जिसने खुद ही इतने दर्द सहा है तो उसे औरत की दर्द की कोई परवाह ही नहीं होगी। सही कहा आपने माम, और वैसे भी अगर आपकी जगह मेरी बेटी होती तो भी मैं उसे यही कहती, मैं किसी एक की वजह से मेरे पूरे परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे लगता है अभी तक आपको बॉस के बारे में कुछ पता नहीं है, इसी वजह से आप मुझसे यहाँ से आजाद होने की बात कर रही हूँ। वैसे भी अगर आप आजाद हो भी गई तो भी आपको यहाँ पर ही आना होगा। आप जैसे जी रहे हो ना, उससे दुगना दर्द आपको मिलेगा उस वक्त। इसके लिए बेहतर यही होगा कि शांत रहिए और शांति से यहाँ पर अपनी जिंदगी जिए। आस्था उस औरत की बात सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह गहरी सांस लेकर अपना सर नीचे करके, सॉरी, मुझे पता है मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, पर मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इस शैतान मुझे बहुत चोट दिए है, मुझे मेरे घर जाना है। यह ऐसी जगह है जहाँ पर मेरा दम घुटने लगता है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। मैं आजाद पंछी हूँ, ऐसी चारदीवारी में नहीं रह सकती। तभी पीछे से सर्द आवाज में, तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, मुझे पंछियों को अपने केज में रखना बेहद अच्छी तरह से आता है, तो आइंदा से यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर गलती से भी कुछ ऐसा हुआ तो तुम वह देखो कि जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ रहने की आदत डालो। औरत और आस्था जब पीछे देखती हैं तो एक पल के लिए सहम जाती हैं। विरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले सर्द आंखों से उन्हें ही देख रहा था। वही वह औरत एक नजर विरांश को देखती है तो विरांश उसे जाने का इशारा करता है, तो वह औरत भी अपना सर झुकाए वहां से चली जाती है। वही उस औरत के जाने के बाद आस्था डरी हुई नजरों से विरांश को देखने लगते हैं। इस समय उसने अपने घुटनों
को अपने सीने से लगाकर उन पर अपने दोनों हाथों की पकड़ कसी हुई थी। वही वीरांश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आस्था की तरफ बढ़ जाता है। आस्था के सामने खड़ा होकर उससे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वही वीरांश के ऐसे देखने से आस्था को और भी डर लगने लगता है। उसका दिल 440 वर्ड की तरह धक धक करने लगता है। वह वीरांश को देखकर अपने मन में, हे भगवान मुझे बचा लो, इस शैतान से मुझे अब डर लगने लगा है। कहिए शैतान मुझ जैसी मासूम के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करें। ऊपर से इस शैतान की नीली आंखें जो मुझे जैसे मासूम को डरा रही है। अगर इसने कुछ कर लिया ना मेरे साथ तो सच में इस शैतान का सर फोड़ दूंगी। आस्था तुझे डरना नहीं है, तुझे पता है ना तेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो इसका सर फोड़ दे यार। पर इसके पास तो बहुत सारी ताकत होगी और मेरी छोटी छोटी कलाइयां में कहाँ इतनी ताकत है। भगवान तुमसे यही दुआ करता हूँ कि आल तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू जल्दी से जल्दी इस शैतान को रूम से बाहर निकाल दो। आल तू जलाल, तू इस बला को जल्दी से जल्दी निकाल दो। कहते कहते आस्था अपने हाथ जोड़ लेती है। तभी उसके कानों में वीरांश की आवाज आ जाती है, अगर हो गया तो कुछ खा लो, वैसे भी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा तो चलो कुछ खा लो, वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है। आस्था मुंह बनाकर वीरांश की तरफ देखते हुए, मुझे भूख नहीं लगी। आस्था ने इतना ही कहा था कि उसके पेट में से आवाज आने लगती है, बेचारी हमारी आस्था, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से उसका खून इतना गया है। और सबसे बड़ी बात, आस्था कभी भी भूखी नहीं रह सकती, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। अब पूरा दिन तो उसने कुछ खाया नहीं होगा तो पापी पेट आवाज तो करेगा ही ना। आस्था अपने पेट की आवाज सुनती है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह अपना चेहरा फेर लेती है तो वीरांश दोनों हाथ फोल्ड किए तिरछी मुस्कुराहट लिया, लग तो नहीं रहा है मुझे तुम्हें भूख नहीं लगी, पर शायद तुम्हारे इस खाली पेट को बहुत भूख लग रही है, तो अच्छे बच्चे की तरह आओ और जल्दी से खा लो, फिर बाद में सोच लेना कि कहाँ जाना है और यह से भागना है, कौन तुम्हारी मदद करेगा। ETC आराम के साथ सोच लेना। क्या है ना, खाली पेट कुछ नहीं सोचता है, और वैसे भी तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है तो उसमें कहा कोई बात आएगी, तो जल्दी से आओ और कुछ खाओ। मैं कोई मूवी वाला हीरो नहीं हूँ जो तुम्हें खाने के लिए मनाते बेटेगा या तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। मैं मूवी का विलन हूँ जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वीरांश सोफे पर बैठकर आराम के साथ खाना खा रहा था। वही आस्था वीरांश के चेहरे को देखती है तो कभी उस खाने को फिर रोने से सूरत बनाकर अपने पेट पर हाथ रखती है। वही वीरांश उसके चेहरे को देख रहा था जो खाने को बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि अगर उसे कोई बुलाए तो वह अभी जंगली बिल्ली की तरह उस खाने पर टूट पड़े जाए। वीरांश मोजे से मछली का एक बाइट लेता है जिसे देखकर आस्था अपनी जीभ को अपने होठों पर फिरा देती है। बेचारे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब उसे अपने लिए हुए डिसीजन पर दुख हो रहा था। वह खुद को ही 2-3 गालियां दे रही थी कि क्यों उसने खाने के लिए मना कर दिया। वीरांश बिना आस्था की तरफ देखो, अगर खाने को ऐसी घूरती रहोगी तो मेरे पेट में बहुत दुखी है, इसके लिए बेहतर यही होगा कि खाने आ जाओ। वैसे भी आगे जो होने वाला है उसके लिए एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी। आस्था सिर्फ खाने की बात सुनती है, आगे की बात वह इग्नोर करके खाने पर टूट पड़ी जाती है। ऐसे कह रही थी जैसे पूरे 2-3 साल उसने कुछ खाया ही नहीं था। वही वीरांश सिर्फ हाथों में चम्मच लिए आस्था को खाते हुए देख रहा था। कुछ ही मिनट में आस्था कॉफी टेबल का पूरा खाना चैट कर लिया था। वीरांश आस्था को एक नजर देखता है, फिर भी टेबल पर देखता है जहां पर कुछ देर पहले खाना था। आस्था को देखकर उसे लगा नहीं था कि वह इतना खा सकती है। वहीं आस्था मजे से अपने होठों पर जी फिर आकर अपने पेट पर हाथ गोल गोल घुमाते हुए खुद से ही सुकून के साथ मजा आ गया। ऐसा खाना अगर रोज मिले तो जिंदगी बन जाए। आस्था जो आंखें बंद किए हुए पेट पर हाथ फिर आ रही थी, जब उसे महसूस होता है कि उसे कोई कब से अपनी तपती निगाहों से देख रहा है तो वह अपनी आंखें कर वीरांश की तरफ देखती है। आस्था वीरांश को देखकर अपनी आंखें छोटी करके, मिस्टर विलन ऐसे किसी को देखा नहीं जाता। बड़े बुर्ज कहते हैं कि ऐसे देखने से नजर बहुत जल्दी लगती है। वीरांश आस्था की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके बेहद नजदीक जाने लगता है, जिसे देखकर आस्था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखी। मिस्टर विलन, तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। देखो, मैं मानती हूँ तुमने मुझे किडनैपिंग किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गंदी
गंदी वाली हरकतें करोगे, देखो मैं अभी तो 18 ईयर की भी नहीं हूँ, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे ना तो कहते हुए आस्था रुक जाती है। उसके तो के आगे क्या बोले है वह पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलूं। विरांश आस्था के बेहद नजदीक जाता है, जिससे आस्था अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो विरांश आस्था के होठों के कोने पर जो चावल का दाना था उसे अपने होठों में भर लेता है, जिस महसूस करके आस्था अपनी आंखें और कसकर बंद कर लेती है। विरांश आस्था के चेहरे को देखता है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह ना चाहते हुए भी आस्था के मुलायम होठों को महसूस करने लगता है। विरांश तो आस्था के होठों के किनारों के चावल के दाने को खाने गया था, पर देखते ही देखते उसके होंठ आस्था के होठों से जुड़ने लगते हैं। पहले तो आस्था एक पल के लिए सदमे में जाती है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई उसके होठों को छू रहा है। ये जब महसूस करती है तो वह विरांश को दूर धकने रखता है, पर विरांश ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे सोफे पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके मुलायम होठों को अपने होठों में भर लेता है। जैसे ही विरांश आस्था के मुलायम होठों को महसूस करने लगता है, वैसे ही विरांश वाइल्ड होते जा रहा था। वह किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे आस्था के आंखों से आंसू आ रहे थे। जब विरांश को लगा कि आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आधे घंटे के किस को रोक देता है और आस्था के चेहरे को देखने लगता है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। आंसू की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।